आज हम ना एक ऐसे फिलोसोफर की दुनिया में डाइव करने वाले हैं जिनके आइडियाज थोड़े अजीब और हैरान कर देने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच फिलोसोफर जॉन बॉड्रिलार्ड। उनकी एक किताब है सिमिलैक्रा एंड सिमुलेशन, और इसने रियलिटी के मतलब पर ही एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सो गेट रेडी, बिकॉज हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को तोड़कर बिल्कुल आसानी से समझेंगे। ओके, सो बॉड्रिलार्ड किताब की शुरुआत ही एक बहुत प्रोवोकेटिव कोट से करते हैं। इट सेज The simulacrum is never what hides the truth. It is truth that hides the fact that there is none. The simulacrum is true. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो नकली चीज है वो सच को नहीं छुपा रही है, बल्कि जो सच है वो इस बात को छुपा रहा है कि उसके पीछे कोई सच है ही नहीं, और इसलिए नकली ही असली है। आई मीन वाओ, ये लाइन सीधे सीधे हमारी रियलिटी के कॉन्सेप्ट पर अटैक करती है। जरा सोचिए इसके बारे में। व्हाट इफ जो सच हम सब जानते हैं वो बस एक पर्दा हो, एक पर्दा जो इस फैक्ट को छुपा रहा है कि उसके पीछे असल में कुछ भी नहीं है। राइट। सो बॉड्रिलार्ड का जो पहला कोर आइडिया है वो इसी सोच से निकलता है, और इस माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पुरानी कहानी का यूज करते हैं, जॉर्जे लुइस बॉर्जेस की। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक बहुत ही विशाल एम्पायर थी। वहाँ के जो कार्टोग्राफर्स थे, यानी जो लोग मैप बनाते हैं, उन्होंने एक इतना डिटेल मैप बनाया कि वो मैप एक्चुअल टेरिटरी के ऊपर एकदम परफेक्टली फिट हो गया। सोच के देखिए, यहाँ साफ है, रियलिटी पहले आई, राइट, और मैप जो उसकी कॉपी है वो बाद में। फिर जब एम्पायर तबाह हो गई तो वो मैप भी बेकार हो गया, रेगिस्तान की धूल में मिल गया। ये था रिप्रेजेंटेशन का एक परफेक्ट क्लासिक एग्जाम्पल। असलियत हमेशा पहले आती है, उसकी कॉपी हमेशा बाद में। लेकिन बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि आज हमने इस पूरी कहानी को कंप्लीटली फ्लिप कर दिया है। अब मैप पहले आता है और टेरिटरी वो उसके बाद बनती है। आई मीन थिंक अबाउट दैट। हमारी मॉडर्न दुनिया में मॉडल्स, आइडियाज और सिमुलेशंस वही रियल वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। असलियत अब अपनी ही कॉपी से पैदा हो रही है। इट्स वाइल्ड। और इसी फिनोमिनन को बॉड्रिलार्ड प्रोसेशन ऑफ सिमुलैक्रा कहते हैं। द कॉपी नाउ कम्स बिफोर द ओरिजिनल। एंड यू नो व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस प्रोसेस? एक नया कॉन्सेप्ट जिसे वो कहते हैं द हाइपर रियल। सो व्हाट इज हाइपर रियल? ये एक ऐसी रियलिटी है जिसका कोई ओरिजिन, कोई असली सोर्स है ही नहीं। ये मॉडल से बनी है, और ये इतनी परफेक्ट है, इतनी पॉलिश्ड है कि ये असली से भी ज्यादा असली लगती है। इट्स मोर रियल देन रियल। बस सोचिए इसके बारे में, एक परफेक्ट कॉपी जिसका कोई ओरिजिनल कभी था ही नहीं। ओके, इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डीप में समझने के लिए बॉड्रिलार्ड दो बहुत ही जरूरी वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बताते हैं, सिम्युलेट एंड डिससिम्युलेट। और बिलीव मी, ये डिफरेंस इस पूरी थियरी की फाउंडेशन है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ऑलराइट, सो देखिए, डिससिम्युलेट का मतलब है टू प्रिटेंड नॉट टू हैव व्हाट यू हैव। सिंपल, मतलब आप उस चीज को छुपा रहे हैं जो आपके पास है। यहां एक असलियत है, राइट, बस उस पर एक पर्दा डाल दिया गया है। लेकिन सिम्युलेट का मतलब है टू फेन टू हैव व्हाट यू डोंट हैव, उस चीज के होने का नाटक करना जो है ही नहीं। यहां कोई असलियत है ही नहीं। और यही दोस्तों, यहीं पर असली और नकली के बीच का जो फर्क है ना, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। बॉड्रिलार्ड इसको समझाने के लिए एक ब्रिलियंट मेडिकल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए अगर कोई बीमारी का सिर्फ बहाना कर रहा है, मतलब डिससिम्युलेट कर रहा है, तो वो बस आराम से बिस्तर पर लेट सकता है, राइट। पर अगर कोई बीमारी को सिम्युलेट करता है तो वो अपने अंदर उसके असली सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगता है। द बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स टू शो साइंस ऑफ द इलनेस। तो अब आप मुझे बताइए, आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो सच में बीमार है या नहीं? इट्स इम्पॉसिबल। यहां रियलिटी और सिमुलेशन के बीच की जो लाइन है वो कंप्लीटली ब्लर हो जाती है। सो द बिग क्वेश्चन इज, हम इस हाइपर रियल दुनिया तक आखिर पहुंचे कैसे? वेल, बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं था, ये एक प्रोसेस था। उन्होंने इमेज की, यानी किसी भी साइन, किसी भी कॉपी की एक हिस्टोरिकल जर्नी ट्रेस की है, जो टोटल 4 स्टेजेस से गुजरी है। लेट्स वॉक थ्रू देम। स्टेज 1, द इमेज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्रोफाउंड रियलिटी। सोचो, एक बिल्कुल सच्ची तस्वीर, एक फेथफुल कॉपी। सिंपल। स्टेज 2, द इमेज मास्क्स एंड डीनेचर्स अ प्रोफाउंड रियलिटी। यहां इमेज असलियत को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देती है, उस पर एक पर्दा डालती है। थिंक ऑफ समथिंग लाइक प्रोपेगेंडा। ओके, नाउ थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। स्टेज 3, द इमेज मास्क्स द एब्सेंस ऑफ अ प्रोफाउंड रियलिटी। यहां इमेज इस बात को छुपाने लगती है कि उसके पीछे कोई असलियत है ही नहीं। इट्स लाइक मैजिक, अ ट्रिक। और फाइनली स्टेज 4, जहां हम आज हैं, the image has no relation to any reality whatsoever. It is its own pure simulacrum. उसका असलियत से कोई लेना देना ही नहीं है, वो खुद ही अपनी रियलिटी बन चुकी है।
सो यू सी, ये जो जंप है फ्रॉम साइंस दैट हाइड समथिंग टू साइंस दैट हाइड दैट देयर इज नथिंग, यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हम अब बस एक टूटे फूटे सच की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इटसेल्फ। साइंस अब किसी छुपे हुए सच की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस फैक्ट को ही छुपा रहे हैं कि उनके पीछे कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये हाइपर रियल, ये सिमुलेटेड दुनिया आखिर हमारी डे टू डे लाइफ में दिखती कैसी है? इसके लिए बॉड्रिलार्ड एक बहुत ही फेमस और शायद सबसे आसान टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल देते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। And the example starts with this question. Why is Disneyland the realest place in America? I know, ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है, right? Disneyland. But trust me, इसके पीछे बॉड्रियार्ड का एक जबरदस्त लॉजिक है। Let's see what it is. ओके, सो हम सब जानते हैं कि डिज्नीलैंड क्या है। इट्स प्रेजेंटेड एज एन इमेजिनरी वर्ल्ड, है ना, एक काल्पनिक फैंटेसी वर्ल्ड। लेकिन बॉड्रियार्ड कहते हैं इसका असली पर्पस कुछ और है। इससे हमें यह फील होता है कि इसके बाहर जो है, यानी बाकी अमेरिका, वो रियल है। बाय कॉन्ट्रास्ट, पर हियर्स द ट्विस्ट, बॉड्रियार्ड्स पॉइंट इज द रेस्ट ऑफ अमेरिका इज ऑल्सो अ सिमुलेशन। सो डिज्नीलैंड का असली फंक्शन क्या है? टू हाइड द फैक्ट दैट द रियल वर्ल्ड आउटसाइड is no longer real. It's a trick. Basically, it's what he calls a deterrence machine. एक decoy, एक जाल। उसको स्पेशली सेटअप किया गया है just to save the reality principle. हम इमेजिनरी को एक जगह डिज्नीलैंड के अंदर लॉक कर देते हैं ताकि हम ये बिलीव कर सके कि बाकी सब कुछ रियल है। So, what's the end game here? इस सब का रिजल्ट क्या है? जब साइमुलैक्रा यानी ये कॉपीज इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि वो असलियत को ही पीछे छोड़ दें, तो आखिर असली का, द रियल, उसका क्या होता है? बॉड्रियार्ड की लैंग्वेज में इमेजेस possess a murderous power. वो कहते हैं कि सिमुलेशन सिर्फ रियलिटी को कॉपी नहीं करते, वो यूज एक्टिवली डिस्ट्रॉय करते हैं। दे आर मर्डरर्स ऑफ द रियल। वो उस ओरिजिनल को ही मिटा देते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने का वो दावा करते हैं। और इसका एक बहुत ही पावरफुल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। थिंक अबाउट द आइकोनोक्लास्ट्स, वो लोग जो हिस्ट्री में मूर्तियों और रिलीजियस तस्वीरों को तोड़ते थे। उनका डर ये नहीं था कि ये तस्वीरें भगवान को गलत तरीके से दिखा रही हैं। नो, उनका असली डर, अ मच डीपर फियर, ये था कि ये इमेजेस, ये कॉपीज गॉड को हमारे दिमाग से पूरी तरह इरेज कर सकती हैं। दे अंडरस्टूड कि ये इमेजेस इस बात को छुपा सकती हैं कि इनके पीछे आखिर में कुछ भी नहीं है। सो वो इमेजेस को इसलिए तोड़ना चाहते थे ताकि अ डिवाइन रियलिटी का एटलीस्ट आइडिया तो जिंदा रहे। So ultimately, in the end, simulation envelops the whole edifice of representation itself. यानी ये कॉपी अब सिर्फ ओरिजिनल को रिप्लेस नहीं कर रही, बल्कि रियलिटी और रिप्रेजेंटेशन का जो पूरा सिस्टम है ना, वो खुद ही एक साइमुलाक्रम बन गया है और असली और नकली के बीच का फर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सो ये द जीन बॉड्रियार्ड के सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन से कुछ फाउंडेशनल आइडियाज। आई नो, काफी हैवी स्टफ है, और इस पॉइंट पर आकर हम सब अपनी दुनिया को एक अलग ही नजर से देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन पार्ट 2 हम इस डिस्कशन को और आगे ले जाएंगे। वील एक्सप्लोर कि ये माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हमारी मॉडर्न डिजिटल लाइफ पर कैसे अप्लाई होते हैं। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हम देखेंगे कि पावर और मीडिया इस सिमुलेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सिर्फ हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि रियलिटी को ही कंट्रोल करने के लिए। बॉड्रियल एक ऐसी आइडिया से शुरुआत करते हैं जो आपका दिमाग घुमा देगा। वो कहते हैं कि खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले पावर का काम था अपने घोटालों को, अपने स्कैंडल्स को छुपाना, लेकिन आज पावर का काम है हमें ये विश्वास दिलाना कि स्कैंडल्स अभी भी होते हैं, ताकि हम ये देख ही ना पाएं कि पूरा सिस्टम ही एक परफॉर्मेंस, एक नाटक बन चुका है। अच्छा, इस हैरान करने वाले दावे को समझने के लिए बॉड्रियार्ड हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल्स में से एक को उठाते हैं, वाटरगेट, और उसकी पूरी कहानी को पलट कर रख देते हैं। तो बॉड्रिलार्ड के हिसाब से वाटरगेट वो कोई असली स्कैंडल था ही नहीं, वो था एक स्कैंडल का सिम्युलेशन। मतलब इसका असली मकसद सिस्टम को कमज़ोर करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उससे और ज़्यादा मजबूत बनाना था। ये सिस्टम पर अटैक नहीं था, ये तो सिस्टम का खुद का एक इम्यून रिस्पॉन्स था, खुद को बचाने के लिए। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, एक बनावटी स्कैंडल एक मॉरल पैनिक पैदा करता है। हमें लगने लगता है कि सिस्टम में अभी भी ज़मीर जिंदा है और वो खुद को ठीक कर सकता है। और ये उस बड़े सच को छुपा देता है कि सिस्टम, खास करके कैपिटल, तो बुनियादी तौर पर अमोरल है। उसे सही या गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ जिंदा रहना है। तो कुछ खराब लोगों की कुर्बानी देकर सिस्टम अपनी मोरालिटी साबित करता है और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है।
ये एक लाइन पूरी स्ट्रैटेजी को आसानी से समझा देती है। पार अपनी ही मौत का नाटक करती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो अभी भी जिंदा है। खुद को कमज़ोर दिखाकर वो असल में अपनी लेजिटिमेसी को रिचार्ज करती है और पहले से कई ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। ठीक है, चलिए अब वाटरगेट से आगे बढ़ते हैं और उस बुनियादी लॉजिक को समझते हैं जो ऐसे सिमुलेशंस को मुमकिन बनाता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जहां मैप यानी नक्शा, टेरिटरी यानी असली ज़मीन से पहले आता है। इसे बॉड्रिलार्ड कहते हैं प्रिसेशन ऑफ सिम्युलाक्रा। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अब मॉडल असली चीज़ से पहले आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, इंस्टाग्राम फिल्टर्स। हमने इतने फिल्टर चेहरे देख लिए हैं कि अब एक नेचुरल चेहरे का आइडिया भी फिल्टर से ही बनता है, ना कि असली चेहरे से। समझ रहे हैं? रियलिटी अब ओरिजिनल नहीं रही, उसे अब इन मॉडल से बनाया जाता है और इसी नई आर्टिफिशियल रियलिटी को वो कहते हैं हाइपर रियलिटी। चलिए बॉड्रिलार्ड का एक थॉट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक सिम्युलेटेड रॉबरी। सोचिए आप एक स्टोर में नकली हथियारों से एक फेक होल्डअप करते हैं। आपके एक्शंस, आपके शब्द, सब कुछ एकदम असली रॉबरी की तरह है। पुलिस को इसे असली ही मानना पड़ेगा। और बस यहीं पर आपका सिमुलेशन सिर्फ एक मजाक नहीं रह जाता, ये उस लकीर पर हमला करना शुरू कर देता है जो असली और नकली के बीच है। और यही चीज़ इसे बेहद खतरनाक बनाती है। देखिए, एक असली रॉबरी सिर्फ कानून तोड़ती है, लेकिन एक सिम्युलेटेड रॉबरी एक बहुत डरावना सवाल खड़ा करती है। क्या हो अगर कानून खुद एक सिम्युलेशन हो? ये कोई जुर्म नहीं है, ये पूरे सिस्टम के वजूद पर ही एक खतरा है। ओके, अब पॉलिटिक्स से मीडिया की तरफ चलते हैं। बॉड्रिलार्ड के हाइपर रियलिटी के कॉन्सेप्ट का शायद सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है पहला रियलिटी टीवी शो द लाउड फैमिली पर किया गया एक्सपेरिमेंट। साल था 1971। एक अमेरिकन फैमिली द लाउड्स की जिंदगी को 7 महीनों तक 24 घंटे फिल्म किया गया, बिना किसी स्क्रिप्ट के। इसका 300 घंटे का फुटेज ब्रॉडकास्ट किया गया, जैसे ये एक रॉ यानी कच्चा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो। शो के प्रोड्यूसर ने बड़े गर्व से कहा, वो ऐसे रहते थे जैसे हम वहां थे ही नहीं। लेकिन यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ना? क्या आप सच में एक ऑथेंटिक जिंदगी जी सकते हैं जब आपको पता हो कि एक कैमरा हमेशा आपको देख रहा है? बॉड्रिलार्ड का जवाब है बिल्कुल नहीं। और ठीक यहीं पर हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। टीवी ने उनकी रियलिटी को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया, टीवी उनकी रियलिटी बन गई। उनकी जिंदगी और मीडिया के बीच की जो लकीर थी वो पूरी तरह से मिट गई। वो जीने के लिए नहीं बल्कि फिल्म होने के लिए जी रहे थे। तो ये पावर के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। पुराना पैनोप्टिक सिस्टम था जहां एक बाहरी पावर आप पर नजर रखती थी, लेकिन आज के हाइपर रियल सिस्टम में आप खुद मॉडल हैं। पावर अब किसी टावर से नहीं देख रही, वो नेटवर्क के जरिए बहती है। और हम हर बार जब कुछ पोस्ट, शेयर या अपनी लाइफ को परफॉर्म करते हैं तो अपनी मर्जी से उस सिमुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब बॉड्रिलार्ड इसी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाकर ग्लोबल लेवल पर ले जाते हैं। न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ यानी परमाणु शक्तियों का आमने सामने होना उनके लिए आखिरी और सबसे टोटल सिमुलेशन है। हम सोचते हैं कि न्यूक्लियर डिटोरेंस जंग रोकने के लिए है। बॉड्रिलार्ड कहते हैं नहीं, इसका मकसद है किसी भी असली या अनपेक्षित घटना को होने से रोकना। क्यों? क्योंकि असली घटनाएं अनुमान से परे होती हैं और सिस्टम के कंट्रोल के लिए खतरा होती हैं। डिटरेंस एक ग्लोबल मशीन है जिसे सारे रिस्क को खत्म करने के लिए, हिस्ट्री को एक जगह जमाने के लिए बनाया गया है। इससे एक बहुत ही ठंडा, डरावना नतीजा निकलता है। असली दहशत बॉम्ब की नहीं है, असली दहशत उस परफेक्ट स्टेराइल बैलेंस की है जो ये बनाता है। टेरर ऑफ बैलेंस उस दुनिया का डर है जो इतनी परफेक्टली कंट्रोल में है कि कुछ भी नया, कुछ भी ऐतिहासिक कभी हो ही नहीं सकता। और ये एक नंबर सब कुछ कह देता है। इस ग्लोबल कंट्रोल सिस्टम का आखिरी मकसद है जीरो। जीरो अनुमान से परे घटनाएं, जीरो असली इतिहास, सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाला स्टेबल सिम्युलेशन। तो इन सब एग्जाम्पल्स को जोड़कर हम अपनी आज की रियलिटी को कैसे समझें? आखिर हम इस हाइपर रियल दुनिया में खड़े कहाँ हैं? तो हम सिम्युलेशन का ये पैटर्न हर जगह देख सकते हैं। पॉलिटिक्स में बनावटी स्कैंडल्स एक मॉरल ऑर्डर को बचाते हैं। कानून में जुर्म का आइडिया सिस्टम को मजबूत करता है। मीडिया में जिंदगी एक परफॉर्मेंस में घुल जाती है और ग्लोबल स्केल पर एक बड़ी तबाही का खतरा दिखाकर इतिहास को ही रोक दिया जाता है। तो आखिर में हम यहीं आकर खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी कॉपी में जीते हुए जिसका कोई ओरिजिनल है ही नहीं,
एक ऐसी दुनिया जहां नक्शा यानी मैप असली जमीन को पूरी तरह से ढक चुका है और अब असलियत तक वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हम बस एक ऐसी दुनिया में भटक रहे हैं जहां ओरिजिनल होने का मतलब ही खत्म हो चुका है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक पजल से करते हैं जो बॉड्रियार्ड हमारे सामने रखते हैं। जरा सोचिए, वियतनाम में अमेरिका इतनी बुरी तरह से हारा, लेकिन उनके देश में उनकी पॉलिटिक्स पर इसका कोई खास असर क्यों नहीं हुआ? आखिर इतना लंबा, इतना ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट कैसे जैसे एक ही दिन में हवा में गायब हो गया? विल बॉड्रिलार्ड के हिसाब से इसका जवाब बड़ा अजीब है। उनका कहना है कि ये जो वॉर थी ना, ये युद्ध, ये असल में एक सिम्युलेशन था, एक सिम्युलैक्रम, मतलब एक ऐसी कॉपी जिसका कोई ओरिजिनल है ही नहीं। और इसका असली मकसद वो तो कुछ और ही था, जो सबसे छुपाया गया। और यही है उस सिम्युलेशन का राज। देखिए, दिखाया क्या गया कि गोल है कम्युनिज्म को हराना, सिंपल। लेकिन असली गोल वो बिल्कुल अलग था। असली गोल था चाइना को ग्लोबल सिस्टम में शामिल करना और उस इलाके के जो पुराने सैवेज प्री कैपिटलिस्ट ढांचे थे उन्हें लिक्विडेट करना, यानी खत्म कर देना। तो सोचिए, जीत या हार से तो फर्क ही नहीं पड़ता था। असली खेल तो एक नए ग्लोबल बैलेंस को सेट करने का था। और इसका मतलब, और ये सुनने में शॉकिंग लगेगा, इसका मतलब ये है कि यूएसए और नॉर्थ वियतनाम दोनों ही इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। भले ही सामने से एक दूसरे का खून बहा रहे थे, पर्दे के पीछे उनका मकसद एक ही था, एक ऐसी मॉडर्न डिसिप्लिन्ड सोसाइटी बनाना जो चाहे कैपिटलिस्ट हो या कम्युनिस्ट, उस ग्लोबल सिस्टम में आसानी से फिट हो जाए। तो अब आपको समझ आया? जैसे ही वो असली ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, यानी चाइना के साथ रिश्ते नॉर्मल हो गए और वहाँ की लोकल सोसाइटी एक डिसिप्लिन स्टेट बन गई, वॉर को फटाफट डीएस्केलेट कर दिया गया, खत्म। क्योंकि बाकी सब तो बस एक परफॉर्मेंस ही था, एक केयरफुली मैनेज्ड नाटक। ओके, तो इस सिमुलेशन का आइडिया यहीं खत्म नहीं होता। बॉडी लेयर्ड इसको आगे ले जाते हैं और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाते हैं। सोचो, जब हमारे प्रेजेंट का, हमारे आज का कोई मतलब ही ना बचे, तो हम क्या करते हैं? हम अपने पास्ट को, अपने इतिहास को स्क्रीन पर जिंदा कर देते हैं। आपने नोटिस किया है, हम सब रेट्रो के पीछे पागल हैं। पुराने गाने, पुरानी फैशन, हिस्टोरिकल फिल्म्स। बॉड्रिलार्ड कहते हैं ये हम इसलिए नहीं करते कि हमें हिस्ट्री समझनी है, नहीं, हम बस उस फीलिंग को सिमुलेट करना चाहते हैं, उस टाइम की फीलिंग जब इतिहास रियल लगता था, जब उसमें कोई मतलब था। हम असल में उस दौर की नॉस्टैल्जिया को कंज्यूम कर रहे होते हैं। और ये कोट इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताता है। हिस्ट्री इज आवर लॉस्ट रेफरेंशियल, दैट इज टू से आवर मिथ। मतलब इतिहास अब हमारे लिए रियलिटी का एंकर नहीं रहा, वो बस एक मिथ बन गया है, एक साफ सुथरी परफेक्ट सिमुलेशन उस पास्ट की जो असल में कितना मेसी और कॉम्प्लिकेटेड था। बॉड्रियार्ड कुछ फिल्मों का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बैरी लिंडन या चाइना टाउन। आपने देखी होंगी तो आप जानते होंगे ये फिल्में टेक्निकली परफेक्ट हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट। ये हाइपर रियल कॉपीज़ हैं, इतनी पॉलिश्ड कि पुराने सिनेमा की जो ऑथेंटिक, थोड़ी मेसी सी इमेजिनरी क्वालिटी थी ना, वो इनमें है ही नहीं। ये इतने साफ हैं कि असली लगते ही नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने फिल्मों की बात की, अब देखते हैं कि टेलीविजन इस सिमुलेशन को कैसे एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। और इसके लिए बॉड्रिलार्ड एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल यूज करते हैं 20th सेंचुरी के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक का। हम बात कर रहे हैं हॉलोकॉस्ट टीवी मिनी सीरीज की। बॉड्रिलार्ड का आर्गुमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। वो कहते हैं कि इस सीरीज ने लोगों को उस भयानक नरसंहार को याद करने में हेल्प नहीं की, उल्टा इसने असली मेमोरी को एक आर्टिफिशियल, एक बनावटी टीवी वाली मेमोरी से रिप्लेस कर दिया। अंका कोड देखिए कितना पावरफुल है कि अब लोगों को क्रीमेटोरियम से नहीं गुजारा जाता, बल्कि साउंड ट्रैक और इमेज ट्रैक से गुजारा जाता है। मतलब उस इवेंट को एक कोल्ड मीडिया ऑब्जेक्ट बना दिया गया, जिसे एक कोल्ड ऑडियंस आराम से सेफ डिस्टेंस से कंज्यूम कर सके। इससे एक डिटर्रेंट थ्रिल पैदा होता है। मतलब हमें लगता है हम याद कर रहे हैं, पर असल में हम भूल रहे होते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि मीडियम खुद, यानी टेलीविजन, एक डिटेरेंस का सिस्टम है। एक हॉट, ट्रैजिक, रियल इवेंट को ठंडा करके एक सेफ, कंज्यूमेबल पैकेज बना देता है। इस तरह ये मेमोरी और हिस्ट्री को ही मिटाने का, उन्हें अनाइलेट करने का जरिया बन जाता है। और ये सारे आइडियाज हमें बॉड्रिलार्ड के सबसे शॉकिंग, सबसे माइंड बेंडिंग एग्जाम्पल पर लाते हैं। एक ऐसी फिक्शनल फिल्म जिसने ऐसा लगता है एक रियल वर्ल्ड क्राइसिस को जन्म दे दिया। इस सीक्वेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है प्रिसेशन ऑफ सिम्युलैक्रा।
स्टेप 1, एक फिल्म रिलीज होती है द चाइना सिंड्रोम। इसकी स्टोरी एक फिक्शनल न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बारे में है। स्टेप 2, फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद हैरिसबर्ग में एक रियल लाइफ न्यूक्लियर इंसिडेंट हो जाता है। स्टेप 3, और सबसे अजीब बात, ये रियल इवेंट बिल्कुल फिल्म की तरह प्ले आउट होता है। जैसा फिल्म में दिखाया गया था वैसा ही हो रहा है। तो स्टेप 4 क्या है? यही कि सिमुलेशन पहले आया और रियलिटी ने उसके स्क्रिप्ट को फॉलो किया। सोच के देखिए, इसका मतलब जो असली इवेंट था हैरिसबर्ग, वो उस फिल्म का एक सेकेंड ऑर्डर सिमुलेशन बन गया। ये बॉड्रिलार्ड के पॉइंट को परफेक्टली प्रूव करता है कि रियलिटी अब खुद एक मॉडल की हाइपर रियल कॉपी बन चुकी है। असलियत अब नकल है। तो इस सब का नतीजा क्या है? अगर हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ सिमुलेशन है, तो इसका अंजाम क्या होगा? बॉड्रिलार्ड इस कंडीशन को कहते हैं डिटेरेंस। अब डिटेरेंस का मतलब यहां पर सिर्फ न्यूक्लियर डिटेरेंस नहीं है। ये एक कोल्ड सिस्टम है। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स या मास मीडिया जैसी ओवरवेलमिंग पावर एक्सप्लोड नहीं होती। उल्टा वो अपने आसपास की हर चीज को फ्रीज कर देती है, जमा देती है। वो हर चीज का मतलब न्यूट्रलाइज कर देती है और असली इवेंट्स को होने से ही रोक देती है। इस दुनिया में जो असली कैटास्ट्रोफी है वो कोई बड़ा धमाका, कोई एक्सप्लोजन नहीं है। असली कैटास्ट्रोफी तो रियल का यानी असलियत का लगातार चुपचाप अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाना है, उसका इम्प्लोजन है। इस सिस्टम में वॉर हो, हिस्ट्री हो या न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो, ये सब बस घूमते हुए साइंस हैं और रियल और मॉडल के बीच का फर्क पूरी तरह मिट चुका है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचे? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ नक्शा यानी मॉडल सिर्फ टेरिटरी से पहले नहीं आता, बल्कि अब वो टेरिटरी को बनाता है, उसको जनरेट करता है। सिमुलेशन ही अब मास्टर है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। and subscribe. पिछले पार्ट्स में हमने हाइपर रियलिटी और सिमुलेशन के अलग अलग स्टेजेस को समझा। आज हम उनके सबसे शॉकिंग, सबसे चैलेंजिंग आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं, द एज ऑफ इम्प्लोजन। चलिए शुरुआत एक बहुत ही अजीब सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी तबाही, सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफी वो हो जो असल में कभी होती ही नहीं? ये सवाल बॉड्रियार्ड के डिटरेंस यानी रोकथाम के कॉन्सेप्ट का कोर है। उनके हिसाब से किसी डिजास्टर के होने का डर उस डिजास्टर के होने से कई ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और ये कोड इसी बात को आगे ले जाता है। बॉड्रिलार्ड ने इसके लिए 1979 की फिल्म द चाइना सिंड्रोम का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन का खतरा मंडरा रहा होता है। बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि फिल्म का आने वाला रियल कंटैमिनेशन रेडियो एक्टिव नहीं था, बल्कि वो मेंटल था। डिजास्टर का लगातार सिमुलेशन उसकी पॉसिबिलिटी हमारे सोचने के ढंग को ही अंदर से तोड़ देती है। तो आखिर ये डिटरेंस है क्या? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां किसी तबाही का एंडलेस सिमुलेशन, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम न्यूक्लियर वॉर का डर, लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। असली मकसद जंग को रोकना नहीं था, बल्कि उसे हमेशा एक सिमुलेशन के स्टेट में जिंदा रखना था ताकि सोशल कंट्रोल बना रहे। यहाँ डर ही, थ्रेट ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो एक सिम्युलेटेड थ्रेट से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी घटना को देखते हैं जो बॉड्रिलार्ड के लिए शुरू से ही हाइपर रियल थी। इसके लिए वो फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला की लेजेंडरी फिल्म अपोकलिप्स नाउ को एक परफेक्ट एग्जाम्पल मानते हैं। यहाँ बॉड्रिलार्ड एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत ही शॉकिंग आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि अपोकलिप्स नाउ वियतनाम वॉर की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि वो उसी जंग का एक एक्सटेंशन है। ये फिल्म उसी टेक्नोलॉजी, उसी पागलपन, उसी बेहिसाब खर्चे से बनी जिससे वो जंग लड़ी गई थी। कोपोला ने फिल्म के लिए सच में गांव पर नापाम गिराया। सोच के देखिए, यहाँ तबाही और फिल्म मेकिंग के बीच की जो लाइन थी ना, वो बिल्कुल मिट गई। और ये कोट इस आइडिया को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करता है। जंग फिल्म बन गई और फिल्म जंग बन गई। दोनों टेक्नोलॉजी के समंदर में आकर एक हो गए। ये है हाइपर रियलिटी का अल्टीमेट एग्जाम्पल। यहाँ मैप यानी फिल्म सिर्फ टेरिटरी से पहले नहीं आया, बल्कि वो खुद टेरिटरी यानी कि असली जंग बन गया। अब यहाँ से बॉड्रियार्ड की सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। हम अक्सर हिंसा या वायलेंस को एक्सप्लोजन की तरह सोचते हैं, मतलब कोई चीज़ जो बाहर की तरफ फैलती है, जैसे कोई रेवोल्यूशन। लेकिन बॉड्रियार्ड एक बिल्कुल अलग, एक नए तरह के वायलेंस की बात करते हैं, इम्प्लोजन।
तो आखिर ये इम्प्लोजन है क्या? एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए एक स्टार को, जो अपनी ही ग्रेविटी में इतना भारी हो जाता है कि वो अंदर की तरफ कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बन जाता है। बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इतने ज़्यादा भर गए हैं, इतने ओवर सैचुरेटेड हो गए हैं कि वो बाहर की तरफ एक्सप्लोड होने के बजाय अब अंदर की तरफ कोलैप्स हो रहे हैं। इसका पहला बड़ा एग्जाम्पल बॉड्रियार्ड मई 1968 के पेरिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स को मानते हैं। सारी दुनिया ने उसे एक रेवोल्यूशन यानी एक एक्सप्लोजन की तरह देखा, लेकिन बॉड्रियार्ड के लिए वो एक इम्प्लोसिव इवेंट था। सोशल सिस्टम के सैचुरेशन के खिलाफ एक अचानक अंदर की तरफ होने वाला कोलैप्स था। अब इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए बॉड्रिलार्ड हमें एक बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देते हैं, पेरिस का फेमस कल्चरल सेंटर सेंट्र पोम्पिडू, जिसे बोबोर्ग भी कहते हैं। उनके लिए ये बिल्डिंग इम्प्लोजन का जीता जागता सबूत है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ऑफिशियली बेबॉक को एक ऐसी जगह के तौर पर बनाया गया था जो कल्चर को आम लोगों तक ले जाए, एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक स्पेस। लेकिन बॉड्रियार्ड कहते हैं कि इसकी रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टी है। ये कल्चर को जलाने वाली एक वट्टी है, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ खालीपन पैदा करती है। तो इसका आखिर काम क्या है? इसकी जो बिल्डिंग है, जिसके सारे पाइप्स, डक्ट्स, सारी मशीनरी बाहर है, वो एक फैक्ट्री या ऑयल रिफाइनरी जैसी लगती है। बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि ये बिल्डिंग अपने अंदर रखे हर आर्ट, हर कल्चरल चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देती है, उसकी मीनिंग को ख़त्म कर देती है। कल्चर यहाँ कोई चीज़ नहीं रहती, बल्कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, जैसे पाइप्स में बहता हुआ तेल। लेकिन बॉड्रिलार्ड के एनालिसिस का सबसे मज़ेदार, सबसे आयरॉनिक हिस्सा तो अब आता है। वो कहते हैं कि बोबोर की असली तबाही उसकी बिल्डिंग नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो वहाँ आते हैं, यानी कि द मैसेस। अब जरा इस साइकिल को देखिए। पहले सेंट्रल लोगों को कल्चर में हिस्सा लेने के लिए बुलाता है, फिर लोग इतनी भारी संख्या में आते हैं कि उनकी भीड़ और उनका वजन बिल्डिंग को ही खतरे में डाल देता है और उस कल्चर के मीनिंग को ही कुचल देता है। आखिर में सिस्टम अपनी ही सक्सेस का शिकार हो जाता है। ओपननेस का सिमुलेशन ही उसे तबाह कर देता है। यही है हाइपर सिमुलेशन इन एक्शन। बॉड्रियार्ड कहते हैं कि लोग ब्योबर्ग की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे वो किसी एक्सीडेंट या डिजास्टर साइट की तरफ भाग रहे हों। ये कल्चर से प्यार नहीं है, बल्कि ये अनजाने में उसे खत्म होते देखने की एक अजीब सी चाहत है, एक ऐसी कल्चर जिसे उन्होंने कभी भी सच में अपना समझा ही नहीं। अब हो सकता है ब्योबोर्ग का लॉजिक आपको अजीब लगे, लेकिन बॉड्रिलार्ड इससे एक ऐसी जगह से जोड़ते हैं जिसे हम सब जानते हैं, हाइपरमार्केट, यानी कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल। एक हाइपरमार्केट सिर्फ एक बहुत बड़ी दुकान नहीं है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक बिल्कुल नया मॉडल है। यहाँ प्रोडक्ट सिर्फ चीज़ें नहीं, बल्कि टेस्ट्स हैं। वो आपसे सवाल पूछते हैं, क्या तुम मॉडर्न हो, क्या तुम कूल हो, और आप उन्हें खरीदकर उनका जवाब देते हैं। यहाँ सोशल इंटरैक्शन भी अब पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। एक हाइपरमार्केट के अंदर आप एक कस्टमर नहीं हैं, आप एक इंटीग्रेटेड सर्किट में घूमने वाले पार्टिकल की तरह हैं। सब कुछ एक टोटल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ तक कि सर्वेलेंस कैमरास भी अब डेकोरेशन का हिस्सा बन गए हैं। ये एक ऐसी जगह है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट को, काम, आराम, कल्चर, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन में बदल देती है। और यहाँ आता है बॉड्रिलार्ड का सबसे बड़ा पंचलाइन। इन सारे सिस्टम्स का, इन हाइपरमार्केट्स का, इन कल्चरल सेंटर्स का फाइनल प्रोडक्ट कोई सामान या कमोडिटी नहीं है। इसका फाइनल प्रोडक्ट है द मासेस, एक ऐसी भीड़ जिसे कंट्रोल किया जा सके, जहां हर इंडिविजुअल डिफरेंस मिट जाए। यही वो जगह है जहां द सोशल यानी समाज इम्प्लोड करता है। इसी चीज को बॉड्रिलार्ड हाइपर रियलिटी ऑफ कल्चर कहते हैं। मतलब जब कल्चर से उसका सारा रहस्य, उसकी सारी गहराई, उसका सारा मीनिंग निकालकर उसे बस एक फंक्शनल कमोडिटी की तरह स्टॉक किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। म्यूजियम्स इसके पुराने मंदिर थे, ब्योबर्ग इसका नया अल्टीमेट टेम्पल है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, बॉड्रिलार्ड के मुताबिक हम एक ऐसे युग में, एक ऐसे एज में जी रहे हैं जहां हर सिस्टम इंफॉर्मेशन का, कल्चर का, पॉलिटिक्स का पूरी तरह से भर चुका है, सैचुरेट हो चुका है। और इस दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता अब बाहर की तरफ फटना यानी एक्सप्लोजन नहीं है। अब बस एक ही रास्ता बचा है, अंदर की तरफ कोलैप्स होना यानी इम्प्लोजन।